गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम डायबिटीज़ के जो डिफरेंट टाइप्स हैं उसको समझेंगे। तो डायबिटीज़ जैसा हमने समझा था कि ये इंसुलिन का डेफिशिएंसी है या तो फिर इंसुलिन का डिसफंक्शन है, जिसके कारण से जो ग्लूकोज है वो सेल के अंदर नहीं जा पाता और सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो इसमें हमने देखा कि डायबिटीज़ का मेन कंपोनेंट होता है इंक्रीज ग्लूकोज लेवल, और ये ग्लूकोज लेवल जो बढ़ा हुआ होता है वो बहुत सारे बॉडी में चेंजेस लाता है। उसमें जो वैस्कुलेचर है, माइक्रोवैस्कुलेचर, मैक्रोवैस्कुलेचर, इसमें चेंजेस होते हैं। और जो ब्लड सप्लाई बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को मिलना चाहिए, आँखों को, किडनी को, हार्ट को, उसमें प्रॉब्लम आते हैं, जिसके कारण से हम देखते हैं कि सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। साथ ही साथ इसमें जो इंक्रीज जो ग्लूकोज लेवल है, जिसके कारण से न्यूरोपैथीज होती है। हमने देखा कि ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी होती है या फिर पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है, जिसके कारण से हाथ पैर सुन्न पड़ जाते हैं, उसमें सेंसेशन नहीं रहता, जो सेक्सुअल फंक्शंस है वो अफेक्ट कर देता है। इसके अलावा ये स्ट्रोक का कारण बन सकता है। सबके पीछे का एक कारण वो इंक्रीज ग्लूकोज लेवल है, और जब ये लेवल बहुत ज़्यादा रहता है तब वो बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेटरी चेंजेस भी लाता है, जिसके कारण ब्रेन के ऊपर एडिमा आता है, जिसको हम डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में समझेंगे डिटेल में। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ग्लूकोज के उन्होंने 4 मेजर टाइप बताया है। एक तो टाइप 1। टाइप 1 में क्या है, इसको टाइप 1 डायबिटीज़ बोलते हैं। इसके अलावा इसको जुवेनाइल भी डायबिटीज़ मिलाइटस बोलते हैं, या फिर इसको इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मिलाइटस बोलते हैं। तो इसमें जो हम देखेंगे, इसमें जो है इंसुलिन का लेवल ही कम है ना, डिक्रीज इंसुलिन। क्यों इंसुलिन का लेवल कम है? क्योंकि 2 कारण। एक तो इंसुलिन जो बन रहा है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ होते हैं, इसको हम ऑटो इम्यून डिसीज़ कहते हैं। मतलब बॉडी अपने ही अगेंस्ट काम कर रही है, जो इम्यूनिटी है वो अपने ही अगेंस्ट काम कर रही है। पैनक्रियास के जो बीटा सेल्स होते हैं उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके कारण से इंसुलिन बनना ही कम हो जाता है। दूसरा, इंसुलिन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनते हैं, मतलब जो इंसुलिन बन रहा है उसी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो ये जो सेल्स है इसके ऊपर से भी बहुत सारी चीज़ें, जो एंटीबॉडीज़ है उसके हिसाब से भी प्रेजेंटेशन होता है। फॉर एग्जांपल, अगर इंसुलिन के अगर एंटीबॉडीज़ ज़्यादा है तो ये बहुत जल्दी प्रेजेंट करता है। तो हम देखेंगे कि इन्फेंट में ही ये प्रेजेंट हो जाता है ना, पहले साल में ही, जीवन के पहले साल में ही बच्चे को डायबिटीज़ हो जाता है। ये बहुत सीवियर फॉर्म का रहता है। अब क्योंकि इंसुलिन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ है, आप इसको इंसुलिन डालोगे तो क्या होगा, अगर बाहर का भी इंसुलिन दिया तो उसको भी डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ये ज़्यादा डेंजर होता है जो इसमें जब इंसुलिन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ होते हैं। दूसरा होता है जो पैनक्रियाटिक सेल्स होते हैं उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। तो पैनक्रियाटिक सेल्स को डिस्ट्रॉय करने के कारण, बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय करने के कारण, शुरुआत में क्योंकि सेल लाइसिस होते हैं तो एकदम से इंसुलिन का लेवल बढ़ जाता है, हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, और फिर धीरे धीरे इसका जो इंसुलिन का लेवल कम होने के कारण ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है। तो ये 2 टाइप्स के ऑटो इम्यून डिसीजेस है जो टाइप 1 डायबिटीज़ कॉज करते हैं। ये जो है ये थोड़ा सा ग्रेजुअली देखेंगे, और ख़ास करके जब इंसुलिन का रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है, इन्फेक्शन हो या फिर जब प्यूबर्टी आती है, उस टाइम पे जो अवेलेबल इंसुलिन है वो कम पड़ता है, और जिसके कारण से फिर पेशेंट डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में जाता है। टाइप 1 डायबिटीज़ में मोस्ट ऑफ द टाइम जो पहला डायग्नोसिस होता है वो बच्चा डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में आने के कारण ही होता है, और बच्चा देखते हम डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में आया है और तब वो पहली बार टाइप 1 डायबिटीज़ करके होता है। अब इसमें जो हमने समझा था कि मेन ट्रीटमेंट क्या रहेगा, इसमें जो मेन ट्रीटमेंट है वो इंसुलिन का इंजेक्शन रहेगा। तो जब भी टाइप 1 डायबिटीज़ होता है उसमें इंसुलिन का लेवल कम होता है, और इंसुलिन का लेवल कम होने के कारण इसको हमें बाहर से इंसुलिन देना पड़ता है। जो बीटा सेल्स के अगेंस्ट के एंटीबॉडीज़ रहते हैं तो वो इंसुलिन काम अच्छा करता है। क्यों? क्योंकि इंसुलिन बन नहीं रहा है। लेकिन जो इंसुलिन के अगेंस्ट जब एंटीबॉडीज़ रहते हैं तो बाहर का इंसुलिन इतना काम नहीं करता, क्योंकि जो भी आप इंसुलिन देते हो उसको भी एंटीबॉडीज़ डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब इसमें जो 2 चीज़ें हमको याद रखनी है कि ये जो है मोस्ट ऑफ द टाइम यंग जनरेशन में आएगा, पीडियाट्रिक में आता है, या फिर जो जस्ट अभी एडोलेसेंट में जा रहे हैं उनमें आता है। दूसरा, अडल्ट में इसका प्रेजेंटेशन बहुत रेयरली आता है। जो मोस्ट ऑफ द टाइम अगर अडल्ट है तो वो टाइप 2 रहने के चांसेस मैक्सिमम है। लेकिन इसमें जो हमने समझा था कि जो 2 टाइप के एसोसिएशन है, एक HLA एसोसिएशन रहता है
और दूसरा जो रहता है इडियोपैथिक। इसका मतलब ये न्यू ऑनसेट रहता है, कुछ पता नहीं चलता। ये इसका थोड़ा सा जेनेटिक बेस्ड है। HLA के ऊपर जो क्रोमोसोम्स के ऊपर HLAs होते हैं वो उसके साथ में इसका एसोसिएशन रहता है। HLA DR3 और DR4 उसके साथ में इसका एसोसिएशन बताया गया है। साथ ही साथ क्योंकि हमने समझा कि ये ऑटो इम्यून डिसीजेस है तो इसके साथ में अदर ऑटो इम्यून डिसीजेस भी रह सकते हैं। माइस्थेनिया ग्रेविस रह सकता है, या फिर जो ऑटो इम्यून डिसीज रह सकता है, गैस्ट्राइटिस रह सकता है, पेनक्रियाटाइटिस, ऑटो इम्यून पेनक्रियाटाइटिस या ऑटो इम्यून हिपेटाइटिस रह सकता है। तो अलग अलग ऑटो इम्यून डिसीज के साथ में इसका प्रेजेंटेशन रह सकता है। जो दूसरा टाइप है उसको हम बोलेंगे टाइप 2 डायबिटीज़ मिलेटस। ये मोस्ट कॉमन टाइप है जो हम देखते हैं कि जो रूटीनली हमको देखने में आता है, वो 90 to 95% जो है वो टाइप 2 डायबिटीज़ होता है। इसको अडल्ट ऑनसेट भी बोलते हैं क्योंकि ये बड़ी उम्र में आता है। नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट बोलता है क्योंकि इंसुलिन काफ़ी लेट इसका रिक्वायरमेंट आता है। इसमें जो हम देखेंगे कि बीटा सेल डिसफंक्शन होता है जिसके कारण से जो इंसुलिन बनता है वो काम नहीं करता। ये इंसुलिन का जो लेवल है, जो दो तरीके से इसमें भी प्रॉब्लम हो सकता है। या तो जो इंसुलिन बन रहा है वो ढंग से नहीं बन रहा, दूसरा जो रिसेप्टर है ग्लूकोज के, इंसुलिन के जो रिसेप्टर हैं वो काम नहीं कर रहे, जिसके कारण से इंसुलिन है लेकिन वो काम नहीं कर रहा है या कम काम कर रहा है। लेकिन क्योंकि इसके अंदर इंसुलिन है तो जो मेजर कीटो एसिडोसिस के जैसे कॉम्प्लिकेशंस है वो थोड़े से कम होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ये साइलेंटली चलते रहता बॉडी में और डायग्नोज नहीं होता जल्दी। इसलिए जो रूटीन ब्लड टेस्ट में हम बोलते हैं कि HbA1c करा लो या फिर फास्टिंग इंसुलिन का लेवल करा लो, तो ये हमको बताता है कि बेसलाइन आपका इंसुलिन बढ़ा हुआ तो नहीं है। बेसलाइन इंसुलिन बढ़ा हुआ है मतलब उसके जो रिसेप्टर है बॉडी के अंदर के वो इंसुलिन को सेंस नहीं कर पा रहे, जिसके कारण से वो फीडबैक मैकेनिज्म से ज़्यादा ग्लूकोज बढ़ा हुआ रहता है और जिसके कारण से इंसुलिन का लेवल भी बढ़ा हुआ रहता है। तो ये आपको दिख सकता है। बहुत बार ये साइलेंट रहता है और बाद में कॉम्प्लिकेशन के साथ में प्रेजेंट होता है। कॉम्प्लिकेशंस कैसे रहेंगे कि आँखों में चेंजेस आ गए, किडनीज़ में चेंजेस आ गए, यूरिन के अंदर प्रोटीन आ गया और बाकी कार्डियोवैस्कुलर या लिपिड प्रोफाइल पूरे डिरेंज हो रहे हैं आपके, क्योंकि जो इंसुलिन था वो साइलेंटली चल रहा है। इसलिए बोलते हैं कि साल में एक बार 35 साल की उम्र के बाद में आपने ब्लड टेस्ट करवाते रहने चाहिए। और जब भी इंसुलिन का रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है तो फिर हम देखेंगे कि वेट लॉस हो सकता है। फिर क्योंकि इंसुलिन का लेवल कम है या फिर इंसुलिन तो है लेकिन काम नहीं कर रहा है, तो हम देखेंगे कि उसको ग्लूकोज ज़्यादा बढ़ता है। ये बढ़ा हुआ ग्लूकोज पेशाब में से बाहर निकल जाता है। जब भी पेशाब में से बाहर जाता है तो अपने साथ पानी लेके जाता है, जिसके कारण से पेशेंट को पेशाब बहुत ज़्यादा होती है। पेशाब ज़्यादा होने के कारण उसको प्यास ज़्यादा लगती है। तो पेशेंट बताता है कि साहब प्यास भी बहुत लगती है और पेशाब भी बहुत लगती है। और क्योंकि ग्लूकोज तो बॉडी में बढ़ा हुआ है लेकिन वो सेल के अंदर नहीं जा पा रहा क्योंकि इंसुलिन का डेफिशिएंसी है, तो पेशेंट को भूख भी बहुत ज़्यादा लगती है। तो इसको कहते हैं पॉलीफेजिया, पॉलीयूरिया और पॉलीडिप्सिया। डिप्सिया मतलब पानी पीना। तो ये अगर तीनों सिम्टम्स है तो ये डायबिटीज़ की तरफ इंडिकेट करते हैं। तुरंत उसका ब्लड शुगर, यूरिन शुगर, HbA1c है ना, ये सारी चीज़ें हमने करवानी चाहिए। तो ये अडल्ट ऑनसेट है। इसमें जैसा मैंने समझा कि इंसुलिन तो है लेकिन वो रिसेप्टर के लेवल पे काम नहीं कर पा रहा है ढंग से, तो इसमें हम इंसुलिन को बाद में ऐड करते हैं। स्टार्टिंग में हम इसमें जो एंटी डायबिटिक ड्रग है जो शुगर के लेवल को मेंटेन करते हैं थ्रू जो ग्लूकोज का एंट्री है सेल के अंदर, उस पर काम करते हैं, इंसुलिन रिसेप्टर पे काम करते हैं और कुछ पोटेशियम चैनल और बाकी सारी चीज़ों पे काम करते हैं। उसको कभी जब ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज़ डिस्कस करेंगे उसमें समझेंगे कि टाइप क्या क्या है डायबिटीज़ पे काम करने वाले ड्रग्स के, तो वो ड्रग्स का रोल ज़्यादा है। जब बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिलता ये ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग को, तब उसमें जाके इंसुलिन का रोल आता है। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम ये ड्रग्स पे ही मैनेज होता है। इसमें हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बताते हैं। इसमें जो कॉज है वो कॉज जेनेटिक तो थोड़ा सा है लेकिन एनवायरमेंटल, लाइफस्टाइल, ईटिंग हैबिट्स, आपके एक्सरसाइज का लेवल क्या है इस पे भी डिपेंड करेगा। इसलिए हम बोलते हैं कि इसमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का रोल बहुत ज़्यादा है। जो टाइप 1 में है वो तो इंसुलिन का डेफिशिएंसी है, उसमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन उतना रोल प्ले नहीं करेगा। वो आपका थोड़ा सा इंसुलिन प्रिजर्व करेगा लेकिन उसमें आपको इंसुलिन लेना ही लेना है। यहाँ पे अगर आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करते हैं, खान पान में चेंज करते हैं, तो हो सकता है आपका जो इंसुलिन का रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाए, आपके जो ड्रग्स है उसको आप कम कर सको। तो ये लाइफस्टाइल का डिसीज़ है। ऑफकोर्स अगर फैमिली हिस्ट्री है मदर फादर में डायबिटीज़ की, तो पेशेंट को डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा सीडेंटरी लाइफ, खाने पीने में
हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट लेने में और रिफाइंड शुगर्स आप ज़्यादा ले रहे हैं तो वो डायबिटीज़ के होने के चांसेस बढ़ा देते हैं। और इसमें वेट लॉस भी होता है, इसलिए पेशेंट बोलता है कि साहब बहुत पानी पीना पड़ता है, बहुत पेशाब जाना पड़ता है, बहुत खाना खा रहा हूँ लेकिन वेट लॉस हो रहा है, तो वो एक इंडिकेट करता है कि पेशेंट को डायबिटीज़ हो सकता है। इसके अलावा 2 और टाइप के डायबिटीज़ हम देखने को मिलता है। एक तो जेस्टेशनल डायबिटीज़ मिलेटस, जैसे कि नाम इंडिकेट करता है ये प्रेगनेंसी के टाइम पे पहली बार डायबिटीज़ आता है। प्रेगनेंसी पहले सब ठीक चल रहा था लेकिन सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में एकदम से ग्लूकोज टॉलरेंस अफेक्ट हो जाता है, उनके शुगर्स के लेवल बढ़ने लगते हैं, कभी कभी इंसुलिन का रिक्वायरमेंट आ जाता है। तो ये प्रेगनेंसी से रिलेटेड चीज़ है, ये टोटली अलग चीज़ है, इसको फिर कभी समझेंगे। चौथा टाइप है उन्होंने सेकेंडरी डायबिटीज़। सेकेंडरी डायबिटीज़ मतलब इंसुलिन में प्रॉब्लम नहीं है लेकिन बाकी की प्रॉब्लम है, पैनक्रियाज में कुछ डिसीज़ हो गया या फिर अदर हार्मोन्स उनके बढ़े हुए हैं जिसके कारण से इंसुलिन काम नहीं कर पा रहा और शुगर लेवल बढ़ गए, तो वो उसको उन्होंने सेकेंडरी में किया। तो ये 4 मेजर टाइप उन्होंने दिए हैं। इसके अलावा कुछ रेयर टाइप्स है जिसको हम समझेंगे, बहुत फ्रीक्वेंट नहीं है लेकिन हमको पता होना कि ऐसी कोई चीज़ें रहती है एग्जाम में लिखने के लिए। कभी कभी रेयरली कुछ चीज़ों में हम अटक जाए कि बैठ रहा है कि जो हम फ्रेम बना रहे डायबिटीज़ की उसमें नहीं बैठ रहा, तो ये डायग्नोसिस कंसिडर करने चाहिए। एक होता है मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ मिलेटस ऑफ यंग बॉडी, तो ये इसमें 25 साल के पहले डायबिटीज़ शुरू हो जाता लेकिन बहुत सीवियर नहीं रहता, असिम्प्टोमेटिक रहता, बहुत बार इंसुलिन की ज़रूरत नहीं पड़ती, थोड़ा सा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर लिए, रेगुलर एक्सरसाइज कर लिए और कभी कभी ड्रग्स रिक्वायरमेंट होता है, तो ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं करता लेकिन ये एंटिटी रहती है और ये जेनेटिक है। दूसरा एक नियोनेटल डायबिटीज़ मिलेटस करके होता है, तो ये पहले 6 महीने में ही डायबिटीज़ हो जाता है इसमें, और इसमें बीटा सेल का डिस्ट्रक्शन होता है, जो पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसके भी 2 टाइप हैं, एक ट्रांजिएंट नियोनेटल डायबिटीज़ मिलेटस होता है जो कुछ देर के लिए अफेक्ट करता है और धीरे धीरे बॉडी फिर रिकवर हो जाती है, इंसुलिन का रिक्वायरमेंट चला जाता है। दूसरा होता है परमानेंट, इसमें सीवियर प्रेजेंटेशन रहता है, आप बहुत कोशिश करते लेकिन उसका शुगर मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है, बीच में इसका लेवल कम हो जाता है, बीच में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये डिफ़िकल्ट टू ट्रीट डायबिटीज़ मिलेटस में से एक है और ये परमानेंट रहता है। जो ट्रांजिएंट वाला है वो भले ही रिकवर हो जाए लेकिन लेटर ऑन जब भी वो बड़े होते हैं तो उनमें टाइप 2 डायबिटीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर एक कॉजेज़ होता है एंडोक्राइनोपैथीज, मतलब जो हमने समझा था कि बाकी एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स हैं, ग्लूकागॉन का ट्यूमर है या फिर जो आपके थायरॉक्सिन है या फिर एड्रिनल ट्यूमर्स है, इसमें जो काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन्स है उनका लेवल बढ़ जाता है जिसके कारण से शुगर्स बढ़ जाते हैं और डायबिटीज़ होता है। डिसऑर्डर ऑफ पैनक्रियाज, पैनक्रियाज को चोट लग गई, पैनक्रियाज का ऑपरेशन करना पड़ा, पैनक्रियाज के ट्यूमर हो गए, तो ऐसे या फिर वो सिस्ट ऑफ पैनक्रियाज हो जाता है जिसके अंदर, या फिर मम्स हो गए जिसके कारण से पैनक्रियाज अफेक्ट हो गया, और पैनक्रियाज अफेक्ट होने के कारण जो उसका लेवल है इंसुलिन का, जो इंसुलिन सिक्रेटिंग सेल्स है वो डिस्ट्रॉय हो गए जिसके कारण से ऐसे प्रॉब्लम हो सकते हैं। तीसरा इन्फेक्शन कॉक्सिकी वायरस है, मम्स वायरस है, बहुत सारे ऐसे वायरसेस हैं जो पैनक्रियाज को जाके अफेक्ट कर देते, उसके सेल को डिस्ट्रॉय कर देते, या फिर पोस्ट इन्फेक्शन बॉडी में एंटीबॉडीज़ बन जाते हैं और वो जो बीटा सेल को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, तो ऐसे कारण में भी डायबिटीज़ हो सकता है। ड्रग्स है बहुत सारे जो डायबिटीज़ कर सकते हैं बिकॉज ऑफ बीटा सेल्स जो बॉडी के अंदर है उसको डिस्ट्रॉय करके। दूसरा ये जो काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन्स वाले ड्रग है, किसी को आप थायरॉक्सिन दे रहे हैं या फिर ग्रोथ हार्मोन के इंजेक्शंस लगा रहे हैं, या कॉर्टिसोल लेवल चल रहा है जो हम रूटीनली देखते हैं कि बच्चों को स्टीरॉयड देने के बाद में ग्लूकोज बढ़ जाता है, तो ये भी एक कारण इसके अंदर हो सकता है। तो जो भी एंटी साइकोटिक ड्रग्स है या फिर एंटी कैंसर ड्रग्स है, ये बहुत बार पैनक्रियाज को डिस्ट्रॉय करके जो इंसुलिन का लेवल कम कर देते हैं जिसके कारण से डायबिटीज़ होता है। और एक जेनेटिक डिसऑर्डर्स कुछ होते हैं, जैसे हमने समझा कि डाउन सिंड्रोम है, टर्नर्स है, हंटिंगटन्स कोरिया है, वो अटैक्सिया वाले डिसऑर्डर्स है, तो इसमें भी जेनेटिकली उनमें दे आर मोर प्रोन फॉर डायबिटीज़ मिलेटस, उनमें भी डायबिटीज़ मिलेटस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ये वेरियस कॉजेज़ हमने समझे डायबिटीज़ के।